और इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली के सीमापुरी से संदिग्ध बैग से आईडी बरामद हुई है। एनएसजी ने संदिग्ध बैग से आईईडी बरामद की है। टाइम्स और नवभारत ने सबसे पहले खबर आपको दिखाई थी और हमारे सहयोगी निपुण वहीं पर मौजूद हैं। वहां पर किराए पर कुछ लोग रहते थे जो कि लापता, उन्हीं को संदिग्ध माना जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, संदिग्ध बैग को जब्त किया गया, आसपास के रहने वाले लोगों को वहां से हटाया गया और पूरे इलाके की तलाशी शुरू की गई। एनएसजी को सीधा कॉल किया गया, बॉम्ब डिस्पोजल व्हीकल को वहां बुला लिया गया है। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को बुला लिया गया है जो कि बॉम्ब को वहां पर डिफ्यूज करेगी, क्योंकि सीमापुरी के पास जिस बैग को संदिग्ध अवस्था में पाया गया था उसमें आईडी मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टाइम्स और नवभारत ने सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाई। हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेरित, क्या अपडेट इस मामले में अब तक? प्रेरित, प्रेरित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित और प्रेरित दोनों वहीं पर मौजूद हैं। मोहित, बताइए जरा कि क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर? देखिए, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची थी और पूरी जगह को शिनाख्त की गई है। जो बैग था इसके बारे में बताया जा रहा है, वहां से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद हुआ है। और जो दूसरे महीने में दूसरी बार है जब दिल्ली के अंदर आईईडी बरामद हुआ है। और जो गाजीपुर आरडीएक्स मामले की पूरी जांच की जा रही थी, उसी दौरान जो स्पेशल सेल है उसने कुछ कॉल को इंटरसेप्ट किया था और पता लगा था कि ओल्ड सीमापुरी के इलाके में कुछ गतिविधि हो रही है। इलाके की जो अमन कमेटी थी, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अमन पैदा करती है, उस कमेटी के लोगों ने पुलिस को आज इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध हो रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको भी वहाँ पे कुछ संदिग्ध पाया गया और वो जिस जगह पे संदिग्ध पाया गया वहाँ पे कुछ लड़के किराए पर रहने के लिए आए थे और वो लड़के वहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। वो लड़के एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे रहने के लिए आए थे। उसके बाद स्पेशल सेल को कॉल किया गया। स्पेशल सेल ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जांच की। एनएसजी की टीम को बुलाया गया, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर आए और अब पता लगा है फाइनली कि यहाँ पर आईईडी बरामद हुआ है। यानी कि यहाँ पर किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। कई स्लीपर सेल्स होने की बात यहाँ पे सामने आ रही है कि कोई बड़े स्लीपर सेल्स यहाँ पर मौजूद थे। तो फिलहाल यहाँ पे आईईडी को बरामद किया गया है और अब पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा हुआ है और अभी भी अंदर जो एनएसजी की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो जांच कर रही है। जी, वहां पर फिलहाल क्या पूरे इलाके में जो लोग मौजूद हैं मोहित, क्या उनको जगह खाली करवाई गई है एहतियात के तौर पर? बिल्कुल, जो जिस एरिया में, जिस गली में ओल्ड सीमापुरी की जो मकान है, जो फ्लैट है, वहां पे पूरे इलाके के आसपास बंद कर दिया गया है। वहां से लोगों को थोड़ा बाहर की तरफ किया गया है। हालांकि जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है, एनएसजी की टीम पहुंची है, वहां पे ऐसी डिवाइसेस लेके पहुंची है कि वहां पर बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सकता है जिससे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उस एरिया को खाली कराया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और स्पेशल सेल का कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्लीपर सेल जरूर थे जिन्होंने जो एक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि उससे पहले दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है और दिल्ली पुलिस ने जाके साजिश का भंडाफोड़ किया है। जी मोहित, बताया जा रहा है कि उस मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है जिस मकान में वो लड़के रहते थे। क्या लड़कों के बारे में कोई जानकारी फिलहाल मिल पाई है? देखिए, कासिम नाम का एक शख्स है जो पेशे के ठेकेदार है। उसने बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के एक अपना कमरा जो है किराए पे दिया था। कासिम के पिता की डेथ हो चुकी है और उन्हीं के नाम पे मकान है और उस मकान का मालिक जो है वो कासिम है। कासिम को गिरफ्तार किया गया है। जो लड़के बताए जा रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए आए थे, वो एक हफ्ते पहले ही आए थे, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था और वो लड़के यहाँ से फरार है। लेकिन इलाके के लोग वहाँ पे सतर्क थे। जो अमन कमेटी थी इलाके की, उन्होंने पुलिस को इतला की है। वो बताया है कि यहाँ पे कोई संदिग्ध गतिविधि होने जा रही है। पुलिस मौके पहुंची तो पुलिस को भी ऐसी कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल सेल और एनएसजी को बुलाया गया और फाइनली यहाँ पे जाके एक आईईडी बरामद हुआ है, जिससे लग रहा है कि यहाँ पे बड़े आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में कुछ लोग आए हुए थे और जो लड़के थे वो किसी न किसी आतंकी संगठन के स्लीपर सेल जरूर है। जी मोहित, मैं वापस लौट रहा हूँ। प्रेरित हमारे साथ लगातार बने। प्रेरित, जरा तस्वीरें वहां की दिखाई, क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं अपने विजय वरुण को कहूंगा कि जरा की तस्वीर यहाँ दिखाएं कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है और जब से ये पता लगा है कि बैग के अंदर आईईडी है तब से और ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर मुस्तैद कर दिया गया है और आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में भी जो है एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जरा मैं एक बार पैन करके जरा यहाँ की तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर आसपास में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो हाजी साहब है जो यहाँ रहते हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपको कुछ जानकारी थी कि यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? कभी कुछ संदिग्ध अवस्था उनको लगी थी आपको? नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा आज तक हादसा नहीं हुआ। 40 साल हो गए कॉलोनी को बसे हुए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी कहानी नहीं बनी है कि कोई गलत आदमी हमारी सीमापुरी के यहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत प्यार है और ना ही कोई ऐसी बातें आज तक। ये पहली बार है जो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ इस घर में ये बम मिला है
बैग में बम बता रहे हैं, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है। अब ये पता लगेगा कि है या नहीं है। ये बताइए कि जो लोग हैं इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, जब ये किराए पे कमरे लेने आए, तो ये क्या है मामला? मैंने ये सुना है कि उनसे आईडी मांगी थी, उन्होंने ये कहा कि भाई अभी एक आध दिन में हम आपको दे देंगे, तो वो आईडी अभी उन लोगों को दी नहीं है शायद मकान मालिक को। तो जब वो मोहल्ले में रह रहे थे तो कुछ लग रहा था कि उनकी कुछ संदिग्ध तरीके से आना जाना, उनके साथ लोग भी आते थे? ये मेन मार्केट है, इधर को दुकानें वगैरह बहुत है, ऊपरली मंजिल पे वो रहते थे, तो यहाँ किसी से संपर्क में नहीं थे वो। तो साफ तौर पर आपने सुना कि वो जो लोग थे वो यहाँ पर किसी के संपर्क में नहीं थे। और लेकिन जो शख्स आपके साथ थे, अगर आप उनसे जान पाए उस मकान मालिक के बारे में जिसको हिरासत में लिया गया है। प्रीत, जो शख्स आपके साथ थे अभी, अगर आप उनसे दोबारा बात कर पाए या वहां मौजूद किसी और व्यक्ति से बात कर पाए और जान पाए उस मकान मालिक के बारे में जिसको हिरासत में लिया गया है फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। एक बार भाई साहब ये जरा बताइए, एक बात और मुझे बताइए कि जी एक बार सवाल आप फिर से दोहराएं दोबारा। जो मकान मालिक जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनके बारे में बम मिला है, तो हम वहाँ से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, एक SHO साहब ने कमेटी बनाई हुई है, तो सारे लोग यहाँ आए कि भाई क्या हालात। ये बताइए कि जो मकान मालिक है जिनको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, यहाँ के जिम्मेदार के बेटे हैं, वो कसीम भाई के लड़के हैं, ठेकेदारी करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया, तो क्या आप उनको भी जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, उनकी लेनी चाहिए थी, वो आईडी उनको पहले लेनी चाहिए थी, बाद में किराएदार रखना चाहिए था। ये जिम्मेदारी। ये बताइए जब बात उठी है तो ये बताइए कि और जो इस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं किराए के तौर पे, किराएदार के तौर पे, तो क्या उनके पुलिस वेरिफिकेशन हुई है? हाँ, औरों की हुई है और होती है। और ये पुलिस का भी ये कहना है कि भाई कोई भी आप किराएदार रखो तो उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है। तो क्या ये कुछ जानकारी है आपके पास कि किस एज ग्रुप के वो लोग थे? भाई यंग लड़के थे, जैसे हमने सुना है। कितने दिन से प्रीत वहां रह रहे थे, क्या ये शख्स बता सकते हैं इस बारे में? कि भाई ये इस उम्र के लड़के थे, हम तो सुनी हुई बात बता रहे हैं आपको। अच्छा, इस बात की आपको कोई जानकारी है कि कितने दिनों से वो लोग रह रहे थे और उनके साथ में और भी किस तरह के लोग? वो जल्दी में ही आए थे यहाँ। अब किस तरह के लोग यहाँ होते हैं वो तो हमको पता नहीं। मोहल्ले वाले लोगों के साथ में उनकी बातचीत होती थी? ऐसा है, कोई यहाँ मोहल्ला नहीं है, ये बाजार दुकानें हैं, मार्केट है, उसके ऊपर मंजिल पे रहते हैं, पब्लिक बहुत चलती है। तो जो मकान मालिक थे उनसे आपकी बातचीत होती थी? वो हम जानते हैं उनको, शरीफ आदमी है, कसीम भाई बहुत शरीफ आदमी है। वेरिफिकेशन नहीं हुआ? वेरिफिकेशन नहीं हुआ, शायद वेरिफिकेशन नहीं था। उन्होंने, मैंने ये सुना है कि उन्होंने मांगी भी थी आईडी, तो उन्होंने कहा एक आध दिन में दे रहे हैं, दे नहीं पाए वो। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और यहाँ वो जो शख्स थे, वो जो लोग थे जो यहाँ पे रह रहा था, उनकी किसी से भी बातचीत नहीं होती थी, वो लोगों से ज्यादा घुला मिला नहीं था, इसलिए लोगों को ज्यादा नहीं पता है कि वो किस तरह के लोग थे, कब आते थे, कब जाते थे। लेकिन जब से ये जानकारी मिली है तब से चारों तरफ भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई और लोगों में एक दहशत का माहौल है। और मैं अपना कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीरें पैन करके दिखाएं, चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनकी संख्या इधर बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो है जब से ये आईडी की जानकारी मिली है तब से जो है पुलिस की भी मुस्तैदी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर और ज्यादा बढ़ गई है, और अंदर जो है वो NSG की टीम मौजूद है, बॉम्ब डिफ्यूजल की टीम मौजूद है, और अंदर जो है यहाँ के आसपास के जो घर हैं उनको भी खाली करा लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपके फ्रेम में ही देख पा रहा हूं कि यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं, NSG के लोग बताए गए थे, बुलाए गए हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को बुलाया गया है। तो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के कितने लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? जी अभी ऐसी एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि काफी संख्या में जब जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस को यहाँ पर, वो लगभग 2 बजे के आसपास की बात होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सीधे NSG की टीम को बुलाया गया, और NSG की टीम ने जो है जब अंदर छानबीन की, उसके बाद बॉम्ब डिफ्यूजल टीम को बुलाया गया, और वो लगातार जो संदिग्ध बैग था उसमें लगातार जांच हो रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले जब पता लगा कि उसमें IED पाया गया है, तो उसके
बाद से बॉम्ब डिफ्यूजल टीम जो है वो और ज्यादा सक्रिय हो गई, उसे डिफ्यूज करने में लग गई है। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली थी कि यहाँ पर संदिग्ध बैग है, स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी और एसजी को बुलाया गया था, उसी वक्त ही आसपास के जो लोग हैं, जो घर हैं, उनको खाली करा दिया गया था, लोगों को विस्थापित करके वहां से बाहर करा दिया गया था। और ये देखिए कि यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए थे, यहाँ पर जो है वो बैरिकेड लगा दिए गए थे और दूसरी तरफ भी बैरिकेड लगा दिया गया ताकि कोई भी यहाँ पर इस जो ये क्षेत्र है डी ब्लॉक, उसमें कोई भी ना आए। यानी कि जो ओल्ड सीमापुरी का जो डी ब्लॉक है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस के साथ साथ एनएसजी की जो टीम है वो लगातार मौके पर मौजूद है और बॉम्ब डिफ्यूजल की टीम अपने काम में लगी हुई है। प्रीत, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं, अब आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उससे पहले वो तस्वीरें एक दफा फिर दिखा देते हैं दर्शकों को। ये दिल्ली की सीमापुरी की तस्वीरें हैं जहां पर एक संदिग्ध बैग होने की खबरें मिली थी। संदिग्ध बैग होने की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वहां पहुंची और संदिग्ध बैग को तलाशा गया। संदिग्ध बैग मिलने के बाद पहली आशंका यह रही कि इसमें बॉम्ब हो सकता है। एनएसजी को इस बारे में सूचित किया गया। एनएसजी ने आकर के उस बैग की जांच की तो उसमें आईडी होने की बात सामने आई और जैसे ही उस बैग में आईडी होने की बात सामने आई, तत्काल तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को यानी बम निरोधक दस्ते को इन्फॉर्म किया गया, सूचना दी गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पे कि जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट वहां पहुंची, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस पूरी गली को कॉर्डन ऑफ किया। वहां से लोगों को अलग हटाया गया ताकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो आम लोग उसकी चपेट में ना आए। साथ ही साथ तहकीकात शुरू की गई। तहकीकात में पहला तथ्य यह सामने आया कि कुछ लड़के जो इसी गली में एक मकान में किराए पर रहते थे, वो लड़के फरार हैं। उन लड़कों के बारे में जो सूचना इकट्ठी की गई तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ही वो लड़के यहां पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन लड़कों की कोई भी आईडी, उन लड़कों के बारे में कोई भी जानकारी उस मकान मालिक के पास नहीं थी। मकान मालिक से पूछताछ की गई तो मकान मालिक से पूछताछ करने के बाद यह सामने आया कि उन लड़कों को किराए पर मकान देने से पहले उन लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन ना होना यानी कि उन लड़कों के बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मकान मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। प्रीत, इस वक्त वहां क्या चल रहा है जरा बताइए आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि लगातार जो टीम है वो मौजूद है और वो अंदर जो उसके आगे की जो प्रक्रिया है बॉम्ब डिफ्यूज करने की पूरी सावधानी के साथ, उसको सावधानी को बरतते हुए वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी आम लोग जो हैं उसके आसपास ना जाए। और उसके अलावा जो बॉम्ब डिफ्यूजल की जो टीम है वो लगातार डिफ्यूज करने में जुटी हुई है और पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। एक बार जरा तस्वीर पैन करके दिखाएं ऊपर से कि देखिए कितनी संख्या में लोग आसपास के मौजूद है। ये आसपास के मोहल्ले वासी हैं जो कहीं ना कहीं एक डर का भाव भी। एक बार जरा हम इनसे बात भी करेंगे। ये बताइए कि आप लोग को कब जानकारी मिली इस बात की? ये 2 बजे मिली है, 2 बजे जानकारी मिली। उस वक्त क्या कुछ आपको समझ में आया कि जब ये तो जैसे हमारे एसएचओ साहब हैं एकदम से फौरन टीम लेके आ गए अपने, और डीएसपी साहब भी आ गए थे, फिर और हमारे एसआई हैं सर वो भी आ गए थे पूरी टाइम। फिर उसके बाद सील कर दिए। तो कुछ मतलब ऐसा लगा कि कुछ डर मतलब दहशत का माहौल बना पूरे मोहल्ले में? नहीं, हमारे एसएचओ साहब और डीएसपी साहब ने कंट्रोल में कर रखा था, तो ऐसा माहौल हुआ ही नहीं। उन लोगों को कभी आपने देखा था जो वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं? जी नहीं, बस सुना ही था 4 बंदा हैं। कभी उससे रब्ता नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो है आसपास के लोग मौजूद हैं और इस इंतजार में हैं कि यहाँ पे जल्दी से वो बॉम्ब डिफ्यूज हो सके और इसके बाद जो है यहाँ से जो टीम है वो जा सके ताकि ये लोग फिर से जो अपने घर पे आराम से जाकर के सुकून से रह सके। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर एक दहशत का माहौल है, लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं और पुलिस भी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि यहाँ पर जो है कोई भी जब डिफ्यूजल के समय जब बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा है उस प्रक्रिया के दौरान कोई भी जो आम लोग हैं वो उनके आसपास में ना जाए ताकि अच्छे तरीके से बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया जाए शांति तरीके से और लोगों में किसी भी तरह की जो है घबराहट या हाथाहाथ की स्थिति न बने। जी बिल्कुल प्रेरित, मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच राकेश अस्थाना से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की और राकेश अस्थाना ने साफ किया कि गाजीपुर में जो आईडी मिला था उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहां के संपर्क, यहां के सूत्र सामने आए और सीमापुरी के कमरे के अंदर एक जानकारी मिलने के बाद, इस बारे में सूचना मिलने के बाद यह रेड की गई थी और इस रेड में यह संदिग्ध बैग मिला। यानी कि पूर्व नियोजित सूचना थी जो गाजीपुर में कुछ वक्त पहले आईडी बरामद की गई थी, आईडी मिली थी, उसी को लेकर के जांच की जा रही थी। उसी जांच के दौरान ये लीड मिली, ये सूचना मिली कि सीमापुरी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास ऐसी सामग्री है और उनके पास उन्हीं सूचना के आधार पर, जब ऐसी सूचना के आधार पर सीमापुरी में कार्रवाई की गई
तो सीमापुरी में एक कमरे के अंदर जाकर के रेड की गई और उसी कमरे से ये आईडी बरामद हुई है। और उसी कमरे में रहने वाले लड़के जो हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उसी कमरे के मकान मालिक से पूछताछ की गई तो ये चीज सामने आई कि उस मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन उन लड़कों का नहीं कराया था। आसपास के जो लोग मौजूद हैं उनसे हमारी सहयोगी प्रेरित लगातार बात भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कुछ वक्त पहले ये लड़के यहां पर शिफ्ट हुए थे, इनके बारे में पूरी उस गली में, पूरे मोहल्ले में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसी के चलते उस मकान मालिक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जा रही है। एनएसजी की टीम इस आईडी को डिफ्यूज करेगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुका है, बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच चुका है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर यह कार्रवाई की, सीमापुरी में रेड की। सीमापुरी के इस कमरे का एग्जैक्ट एड्रेस दिल्ली पुलिस के पास था, इसलिए इस मकान में सीधा दिल्ली पुलिस पहुंची। मकान में उसी कमरे में सीधा दिल्ली पुलिस पहुंची और वहां जाने के बाद बैग सामने आता है। उस बैग का कोई मालिक सामने नहीं था। उस बैग की जब जांच की गई तो पहले सबसे पहले शक उठा कि इसमें बॉम्ब हो सकता है और उसके बाद उसमें एनएसजी ने जब जांच की तो उसमें आईडी मिला है। मेरे सहयोगी प्रेरित लगातार ऑन स्पॉट मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त। प्रेरित, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने क्या अपना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे ही देखिए जैसे ही जानकारी मिली थी लगभग 2 बजे के आसपास से, तब से तो टीम के यहाँ पे तैनाती थी, एनएसजी की टीम मौजूद थी, उसके अलावा जो है सो बॉम्ब डिस्पोजल की टीम जो मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि बैग में जो है आईडी बरामद हुआ है, उसके बाद से ही वो जो है तो पूरे सावधानी के साथ बॉम्ब डिफ्यूजल टीम जो है वो अपने प्रोसेस में लग गई है और वो लगातार जो उसमें अपने काम कर रही है। और जो आसपास के जो पुलिस प्रशासन के जो लोग मौजूद है वो आसपास के लोगों को थोड़ा साइड में हटा रहे हैं ताकि डिफ्यूजल के समय कोई भी उन संपर्क में ना आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो माहौल एक बार दिखाई, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा एक बार की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से देखिए कि यहाँ पर पुलिस बार बार जो है आसपास के लोगों को यहाँ से हटा रही है क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही है। हर किसी के अंदर दहशत भी और देखने की रुचि भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से पुलिस उन्हें यहाँ से भगा रही है और यहाँ पर फिलहाल जो है जो बॉम्ब डिफ्यूजल की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और डिफ्यूज करने की जो तमाम जो तकनीकी जो सामान होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए। बिल्कुल प्रेरित, मैं वापस लौटूंगा और स्पॉट से और क्या तस्वीरें सामने लगातार आपसे जानते रहेंगे। हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या जानकारी फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? देखिए, अभी हमारे डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा से बात हुई है जो मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि आईडी कंफर्म है और ये एक मानसिकता के साथ रखा गया था क्योंकि हम लगातार जो कॉल इंटरसेप्ट कर रहे थे गाजीपुर में जो आदेश मिला था उसके बाद से लगातार हम जो कॉल इंटरसेप्ट कर रहे थे उसमें पता लगा था कि ओल्ड सीमापुरी के इस इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है। और आज जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे कोई एक ऐसा संदिग्ध बैग मिला है, उसके बाद यहाँ पर पूरी टीम पहुंची है, एनएसजी को बुलाया गया है और पूरी जांच के बाद करीब 3 घंटे की जांच के बाद पता लगा है कि वहाँ पे आईडी बरामद हुई है। तो यानी कोई एक बड़ी साजिश रचने की यहाँ पर फिराक में जो लोग आए थे वो थे और उनको स्लीपर सेल ही माना जा रहा है कि किसी बड़े संगठन के स्लीपर सेल हो सकते हैं। गाजीपुर में जब आतंकी जो साजिश रची गई थी, जो आईडी बैग मिला था उसके ऊपर भी जिम्मेदारी ली गई थी संगठन के द्वारा और उसके बाद से लगातार स्पेशल सेल की जांच चल रही थी। लेकिन उनके हाथ खाली थे, कोई भी इसमें आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया था, कोई भी आतंकी अभी गिरफ्त में नहीं आया था। लेकिन पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर आदेश होने की बात मिली थी। कुल्लू मनाली में 3 किलो की। मोहित, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, इस बारे में जानकारी लेंगे और गाजीपुर से क्या संबंध सीमापुरी का निकला अभी तक ये भी जानेंगे। उससे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत पर उस मकान का एड्रेस आ चुका है, उस मकान का पता आ चुका है। सीमापुरी का मकान है D49, ओल्ड सीमापुरी में मकान नंबर D49, जहां से ये आईडी रिकवर की गई है। आईडी रिकवर की गई बैग के अंदर से। लेकिन मोहित बताइए जरा कि अब से पहले राकेश अस्थाना ने कहा कि जब गाजीपुर में आईडी मिलने की जांच वो कर रहे थे उसी दौरान ही सीमापुरी की लीड मिली थी। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर की जब जांच चल रही है उसको लेकर कई कॉल इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। वो कॉल्स दिल्ली में भी कनेक्ट हो रहे थे और नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में से मिल रहे थे और ऐसी बातें सामने आ रही थी कि एक और आतंकी साजिश को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। इसी मद्देनजर कुछ दिन पहले कुल्लू मनाली में भी एक केस मिली थी, 3 किलो आदेश था जिसको पंजाब इलेक्शन में यूज कर रहा था और अब ओल्ड सीमापुरी में मिला। और ये जो इलाका है अमित, ये यूपी है, यूपी के बॉर्डर से मैच कुछ मीटर की दूरी पे ये इलाका है। यानी अब यूपी में चुनाव चल रहा है, पंजाब में चुनाव चल रहा है, उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश आपको अंजाम दी जा सकती थी। और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां वो अलर्ट जारी कर रही थी लोकल पुलिस को, अलग अलग राज्यों की पुलिस को कि कोई आतंकी घटना घट सकती है ऐसे मौके पर। और लगातार गाजीपुर की घटना के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो पूरे
देश में सबसे अलग यूनिट मानी जाती है आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए, वो लगातार जांच कर रही थी। इसके अलावा अन्य एजेंसियां भी लगी हुई थी और लगातार ऐसे कॉल्स मिल रहे थे कि कोई आतंकी साजिश जो है वो दिल्ली की सीमाओं के भीतर रखी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 जनवरी बीती और 26 जनवरी से पहले ड्रिल होती है कि पूरे एरिया जो पूरी दिल्ली है उसमें रेंट वेरिफिकेशन चेक की जाती है। गेस्ट हाउस हो, होटल्स हो, रेंट जो टेनेंट्स जहाँ रहते हैं बड़ी संख्या में, जैसे ओएसी का इलाका है यहाँ पे बड़ी संख्या प्रवासी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ड्रिल हुई होगी, जरूर ड्रिल हुई होगी यहाँ पर। एक एक जो रेंटर है उसका वेरिफिकेशन किया गया होगा, उसके वेरिफिकेशन चेक किए गए होंगे। लेकिन उस 26 जनवरी के थोड़े दिन बाद ही आप समझिए कि जो लोग वहां पर आए हैं और यहाँ पे इन्होंने रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे रेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। बिल्कुल मोहित, और जिस गाजीपुर में आईडी मिलने की बात की जा रही है, जिस दिन गाजीपुर में आईडी मिली उसके ठीक 3 दिन बाद उसका टेरर लिंक भी कथित तौर पर सामने आया था और आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने गाजीपुर में बॉम्ब प्लांट करने का उस वक्त जिम्मा लिया था और ये कहा था कि किसी तकनीकी वजह से वक्त पर नहीं फटा, लेकिन अगली दफा गलती नहीं होगी। और शायद उस वक्त जब आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी अपने टेलीग्राम के माध्यम से, तो उसका इशारा ये सीमापुरी में जो बॉम्ब मिला है इसी के पास से शायद रहा होगा। मोहित, मैं आपके पास वापस लौटूं, लेकिन इस वक्त स्पॉट पर क्या चल रहा है इसके लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्रेरित का। प्रेरित। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईडी जो है फिलहाल वो रिकवर हो चुका है और अब जो है बॉम्ब डिफ्यूज की जो टीम यहाँ पर मौजूद है वो उसे आगे की प्रक्रिया करी डिफ्यूज करने को लेकर के कि उसे किस तरीके से डिफ्यूज करना है। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी जो राहत भरी सांस मिले वो ये कि बॉम्ब आईडी जो है वो रिकवर कर लिया गया है और पुलिस की टीम जो है वो अंदर मौजूद है, एनएसजी की टीम मौजूद है, स्पेशल सेल की टीम, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, बॉम्ब डिफ्यूजल की टीम जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो है आईडी रिकवर कर लिया गया है और आईडी रिकवर करने के बाद जो है उसे बॉम्ब डिफ्यूजल टीम जो है आगे उसे डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है उस पर वो काम कर रही है। और दूसरी तरफ मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि यहाँ के आम लोगों की भी तस्वीर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ आम लोगों के यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। बिल्कुल प्रेरित, अगर आप उन लोगों से बात भी कर पाए, उन लोगों से पूछें कि क्या उस मकान में D49 में जो लोग रहते थे, जो युवक थे, उनसे कभी मुलाकात हुई, उनसे कोई बात हुई, उनको कभी देखा इन लोगों ने? जी बिल्कुल, यहाँ पर सब युवा ही हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। ये बताइए कि वो जो लोग अंदर रह रहे थे, क्या आपने कभी उन्हें देखा था, कभी उनसे कोई बातचीत, कोई मुलाकात हुई? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो खुद अभी काम पे से आया हूँ। जी, और हमारे साथ अभी जो है हमारे जो सहयोगी हैं मौजूद, प्रियांक त्रिपाठी, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो जब शुरुआत से जब यहाँ पे खबर हुई थी तब से घटना मौके पे मौजूद है वो। ये बताइए कि यहाँ जो वो लोग रह रहे थे वो कब से, और क्या कुछ पता है कि वो किनके संपर्क में आ रहे थे, क्या उनके संदिग्ध अवस्था कुछ ऐसी दिख रही थी आने जाने की? देखिए प्रिय, सबसे पहली बात है यहाँ पे जितने ज्यादा लोग हैं सबके सब काम करने वाले लोग हैं। सुबह के समय वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब अपने घर काम के लिए निकल जाते हैं और देर शाम को आते हैं। अब कौन से घर में कौन रह रहा है इसके बारे में जानकारी देना काफी ज्यादा मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए। सब कोई नौकरी पेशा लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हम इस सिलसिलेवार तरीके से जो धमाकों की साजिश है उसकी बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों के पास से पिछले कुछ महीनों से टिप ऑफ आ रहे थे कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ड्रोन के जरिए कंप्लीटली मेड जो आईडीज होते हैं उसको इंडिया में भेजने की कोशिश करी थी। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडियन मेक की जो आईडीज थी उसका उतना इंपैक्ट नहीं होता था, उतने ज्यादा उससे कैजुअलिटी नहीं होती थी, जान माल को नुकसान नहीं होता था। इसलिए एक साजिश के तहत तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आईडीज को ड्रोन के जरिए भेजने में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी जो है कामयाब होगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट थी, कई ऐसी आईडीज थी 6 के करीब। तो जनवरी के महीने में ही एनएसजी की टीम, बीडीएस टीम यहां से वहां गई और उन आईडीज को कंट्रोल एक्सप्लोजन के तहत निस्तु नाबूद कर दिया गया। अब इस मामले की जांच की हम बात करें, गाजीपुर मंडी में भी वही साजिश थी जहां पे लोग आम जैसे नौकरी करने वाले और जो बिजनेसमैन लोग हैं वहां पे जाते हैं फूल खरीदने के लिए। उन फूल को लेके कई इलाकों में लेके जाते हैं। वहां पे एक आईडी प्लांट की जाती है, शार्पनर्स होते हैं उसमें, जो कीलें होती हैं, ताकि जो आसपास के जो लोग हैं उनको ज्यादा आहत पहुंचे। अब जब एजेंसीज के पास पता चला, एजेंसी के लोग वहां पे गए और उस आईडी को कंट्रोल एक्सप्लोजन कर दिया गया तो उसमें मेटल के मैग्नेट के जो पीसेस थे वो मिले। अभी हम जनवरी के लास्ट महीने की बात करें तो लास्ट के दिनों की बात करें तो कुल्लू में भी एक गाड़ी मिली जिसमें धमाका हुआ। ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उस धमाके में भी जो ट्रेसेस मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मैग्नेट, उसी टाइप का, जो उसी मेक का जो मैग्नेट था वो यहाँ पे भी मिला। यहाँ पे गाजीपुर में भी 350 किलो आरडीएक्स, 350 किलो आरडीएक्स से कुल्लू वाले धमाके में भी थे। तो साफ तो आप देख सकते हैं दोनों में लिंक काफी ज्यादा हो जाए।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक पता चला कितने आबादी वाले घने वाले आबादी वाले में, जहां पे अगर आप आगे आए आप चौक जाएंगे हमारे दर्शक कि ये है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और ये है दिल्ली। महज 25 मीटर की दूरी पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यानी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन ऑप्ट किया गया था कि चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, नौकरी पेशे के लोग हैं यहाँ पे, तो किसी को शक ना हो इसलिए कुछ ही दिन पहले लोग यहाँ पे आके रहना शुरू कर रहे थे। अब हम दूसरी बात करें तो एजेंसी यहाँ पे 1:30 बजे के करीब स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे आई। जब देखा तो घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उस घर में एक संदिग्ध बैग मिला। अब जब एजेंसी को पता है कि वो एक ऐसे अपराधी की और एक ऐसे जघन्य अपराधी की तलाश कर रही है जिसके पास एक बॉम्ब हो सकता है, जिसमें RDX हो जा सकता है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो NSG की टीम थी उसको बुलाया गया और उसे एक कंट्रोल एक्सप्लोजन किया जाएगा ताकि यहाँ की जो इमारतें हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो। लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपने घर बनाए हैं, पैसे इकट्ठा करके बनाए हैं, उस धमाके से इन घरों को कोई नुकसान ना हो इसलिए प्रेरित वो एक मेटल के शेप में काफी मोटे वेसल के शेप में मशीन होती है, उसमें उसको एक कंट्रोल एक्सप्लोजन की कोशिश है। ये हमारे सूत्र अभी तक बता रहे हैं। जो अभी हमारी लास्ट बात हुई थी, ID मिलने की जानकारी हो चुकी है। जो संदिग्ध है, दुख की बात है कि वो पुलिस के हाथ नहीं लगे क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है। जब पुलिस की चहल पहल हुई, हो सकता है वो पुलिस के को चकमा देने में सक्सेसफुल हो गए हों। लेकिन सबसे बड़ी चीज अब 2-3 एजेंसीज के लिए है, वो लोग कहाँ हैं? क्या उनके पास अभी भी और IDs है? क्या इस ID में RDX है? क्या इसमें भी वही ट्रेसेस हैं? क्या इन लोगों ने जो यहाँ पे घर लिया वो कब से लिया, किस तरीके से लिया, वो किस मोडस ऑपरेंडी को ऑप्ट कर रहे हैं? इन सब चीजों को लेके जांच अभी चलनी है प्रेरित। लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ी सुकून वाली बात यह है कि इतने जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, अगर खुदा न खास्ता जैसे आपने देखा भटिंडा के ब्लास्ट में एक संदिग्ध जाता है, अपने पास ID को फिक्स कर रहा होता है, फिक्स करने के दौरान वो धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। खुदा न खास्ता अगर इस तरीके की चीजें हो जाती प्रेरित तो यहाँ पे कई लोगों को काफी ज्यादा आहत होता है। प्रियांक, एक बात और बताइए कि जैसे 14 जनवरी को गाजीपुर मंडी में जब वो बॉम्ब RDX मिला था, उसके अलावा जो है सो आपने बताया कि जनवरी के लास्ट के समय भी मिला था कुल्लू मनाली में, तो ये क्या सबके तार एक से जुड़े हुए हैं? और क्या कुछ लग रही जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के मुताबिक, वो कहां से तार जुड़े, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, किसकी साजिश है ये? एक स्पेशल यूनिट है BDS की यूनिट, बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की है, जो कि NSG हमारे देश में 26/11 के समय काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और हमारी NSG की कोशिश है कि इस टाइप के जो सिलसिलेवार तरीके की जो चीजें हैं उसको निकाल जाए। तो क्या होता है कि मान लीजिए मसलन यहाँ पे एक धमाका हुआ, यहाँ से जो सैंपल्स उठाएंगे जो एजेंसी हमारे दर्शक देखे हैं वो ट्रेसेस होंगे, तो वहां पे छोटे छोटे मैग्नेट के पीसेस C शेप में, हाफ C शेप के मैग्नेट के पीसेस जो गाजीपुर के धमाके के जो अवशेष बचे थे उसमें से मिले, वही उसी तरीके के अवशेष हमें जो कुल्लू में जो धमाका हुआ था उसमें भी उसी टाइप के अवशेष मिले। तो आप देख सकते हैं ना सिमिलरिटी है। और अगर आप हाल के दिनों में बात करें तो कोई भी ऐसा अच्छी बात यह है कि बड़ा धमाका नहीं हुआ जिसमें ज्यादा जान माल का नुकसान हो। इसलिए जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से बनी हुई IDs आए, ड्रोन के जरिए किसी भी तरीके से उसको देश में फिक्स कर दिया गया और कुछ लोगों को बरगला करके इस तरीके की घटना को शामिल किया, अंजाम दिया जा सके। लेकिन ऐसे हालात में एजेंसियां अलर्ट है। यहाँ के बाशिंदों ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम का आप देखिए, पुलिस के 2 सिपाही हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो यहाँ पे दायरा बना के बैठे हैं ताकि कोई उधर ना जाए, किसी को क्षति ना पहुंचे। ऐसी स्थिति में अगर धमाका खुदा न खास्ता वाली जो वो बॉम्ब लगा रहे हैं और अगर हो जाता तो काफी लोगों को क्षति पहुंची, जो कोई नहीं चाहता। अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं प्रेरित किस तरीके का यहाँ पे माहौल है और चीजें अब देखने वाली बात होगी कि एजेंसीज के हाथ और क्या सबूत लगते हैं। जी, यानी कि प्रियांक, यह माना जाए कि जो स्पेशल सेल जो है वो लगातार एक्टिव है और जिस तरीके से यहाँ की जानकारी मिली और स्पेशल सेल ने बड़ी बिल्कुल प्रियांक और प्रेरित, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप स्पॉट पर मौजूद रहिए, वापस आपके पास हम लोग लौटते रहेंगे इस पूरे प्रकरण में पूरी जानकारी लेने के लिए। और अब बात करेंगे यूक्रेन, रूस और बेलारूस के बीच क्या चल रहा है। रूस जो दावा कर रहा है कि वो युद्ध से सैनिकों की वापसी करा रहा है, वो दावा सच्चा है या झूठा है, आज एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, मैप आपको दिखाएंगे और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
आगे बढ़ता हुआ रूस के टैंकों का काफिला। खौफ के साए में यूक्रेन के बच्चे। युद्ध की तैयारी करती रूस की आर्मी। यूक्रेन में बच्चों को छिपने की ट्रेनिंग। ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रूस के सैनिक। यूक्रेन में तैयार है 5000 बॉम्ब शेल्टर। रूस के चक्रव्यूह में यूक्रेन। युद्ध हुआ तो ऐसे बचेंगे यूक्रेन के लोग। यूक्रेन का दावा, रूस की सहयोगी सेना ने किया हमला। हमले में बच्चों के स्कूल को हुआ नुकसान। और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि रूस सच कह रहा है रूस या रूस झूठ कह रहा है। यूक्रेन कैसे रूस के चक्र में फंसा जा रहा है, ये एक एक कड़ी, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और आप खुद देखिएगा कि इस वक्त यूक्रेन में क्या चल रहा है और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पर रूसी सेनाएं कितनी तादाद में तैनात फिलहाल भी हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये चलते हुए, रौंदते हुए टैंक्स की तस्वीरें आपने कुछ वक्त पहले देखी होंगी, जिन टैंक्स के बारे में दावा किया गया था कि रूसी सेना के टैंक वापस लौटते हुए हैं। लेकिन क्या रूसी सेना के जो टैंक हैं वो वाकई वापस लौट रहे हैं या फिर यूक्रेन की सीमा पर कितने अभी तैनाती हैं, कितने आर्टिलरी अभी तैनात हैं, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन एक चीज, एक तस्वीर आपको देखनी बहुत जरूरी है और वो तस्वीर सीधा यूक्रेन से है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको किसी सामान्य घर की शायद भले ही लगे, लेकिन ये देखिए कि अब शेल्टर होम्स में बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, बच्चों को बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर कई जगह पर बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि आपातकाल में आप खुद को बचाएंगे कैसे। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये टैंक्स के चलती हुई तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इन तस्वीरों के बारे में सीधा दावा किया गया कि रूसी सेना चूंकि वापस लौट रही है, ये तस्वीरें उसके सबूत के तौर पर दिखाई गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर यूक्रेन के आसपास में बेलारूस और रूस से जो सीमाएं मिलती हैं, वहां पर किस तरीके से अभी भी एक भारी, एक हैवी आर्टिलरी अभी भी मौजूद है। ये दो अलग अलग तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर है रूस और बेलारूस के युद्धाभ्यास की, जो कि 20 फरवरी तक चलने वाला है। तो दूसरी तस्वीर है बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है शेल्टर होम में छिपने की। यानी यूक्रेन इस बात को लेकर के अभी भी आशंकित है कि जो दावा, जो वायदा, जो बयान रूस की तरफ से आया है वो सच है या झूठ। रूस और यूक्रेन के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही देशों के बीच शांति बनी रहे, इस प्रयास में पूरी दुनिया लगी हुई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड समूह के देशों की एक बैठक हुई है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। इस बैठक में युद्ध की तरफ बढ़ते हुए रूस और यूक्रेन पर भी चर्चा हुई है। यह दावा किया है अमेरिकी विदेश विभाग ने। अमेरिका को यह उम्मीद है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत उसका साथ देगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हाल ही में हुए क्वाड बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में आम मजबूती ये थी कि यूक्रेन संकट के लिए राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। वैसे भी यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। इन छात्रों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच भारत सरकार ने अहम फैसला लेते हुए भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। अब भारत और यूक्रेन के बीच कितनी भी उड़ानें उड़ सकती हैं।
बैठक में चर्चा हुई है। अमेरिका को भारत के साथ आने की उम्मीद भी है। इस बीच अमेरिका ने एक और दावा किया है। अमेरिका का ये दावा अगर सच है तो फिर रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया है, रूस ने करीब 7,000 और सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जहां इससे पहले ही रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे, अब अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के करीब 1,50,000 सैनिक हो चुके हैं। जहां रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि वो क्रीमिया से अपनी सेना धीरे धीरे वापस बुला रहा है, लेकिन ना ही अमेरिका को और ना ही नाटो को रूस की इन बातों पर अभी तक भरोसा है। We have not seen any withdrawal or de-escalation on the ground, but we will continue to monitor very closely. We will follow what they are doing, and we call on them to de-escalate. And it's not too late to Russia to remove forces. अमेरिका रूस के दावों के बीच अब आपको बेलारूस की एक तस्वीर दिखाते हैं। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है, ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेलारूस की है, जहां पिछले 7 दिनों से रूस और बेलारूस एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास करीब 10 दिनों तक चलना है, जो 20 फरवरी को खत्म होगा। यानी कि साफ है कि एक तरफ जहां रूस ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से अपने सैनिकों को पीछे बुला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनका ये युद्धाभ्यास कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। लेकिन पूर्वी यूरोप में भी इस वक्त तनाव चरम पर है। उसके पीछे की वजह है कि यूक्रेन में जो हलचल मची हुई है, यूक्रेन में अलग अलग जगह शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं और बच्चों को, बुजुर्गों को उन शेल्टर होम्स में छिपने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस संभावित खतरे को देखते हुए कि रूस ने जो कथित तौर पर सच कहा है, अगर वो झूठ साबित होता है और हमला होता है तो फिर कैसे बुजुर्गों और बच्चों को बचाना है। रूस यूक्रेन में जंग कभी भी छिड़ सकती है। तीसरे युद्ध का शंखनाद रूस कभी भी कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां प्रशासन ने कुछ दूरी पर ऐसे बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। रूस अगर हमला करता भी है तो बच्चों से लेकर बूढ़ों को इन शेल्टर होम तक पहुंचने और छिपने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को स्कूल में रहते हुए ये सिखाया जा रहा है कि अगर रूस हमला करता है तो उन्हें कैसे इन बॉम्ब शेल्टर तक पहुंचना है। बच्चे भी इस एक्सरसाइज में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शिकन है, तनाव है, खौफ है, लेकिन फिर भी वो खुद को जंग के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। We have to be trained and we have to learn how to act in this kind of situations. So which we are doing, we're doing our best. We're trying to show the children that this situation may happen, and in order not to be in panic, we are telling them and training them what to do in such kind of situations. कीव प्रशासन ने बताया कि उन्होंने राजधानी में कुल 5,000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। कीव की आबादी 50 लाख है। ये बॉम्ब शेल्टर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड पार्किंग और बार में बनाए गए हैं। बॉम्ब शेल्टर की ही तरह युद्ध के समय काम आने वाले कुछ शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। ये शेल्टर ट्रेन स्टेशन के नीचे बनाए जा रहे हैं, जहां एक समय पर 2,000 आम नागरिक पनाह ले सकें। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे देश के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला एबीजी शिपयार्ड। सीबीआई के साथ जांच में अब ईडी की एंट्री।
टाइम्स नाउ भारत की सबसे बड़ी पड़ताल। अमित राजपूत ने खोज निकाला एबीजी सीमेंट का दफ्तर। लेकिन एक बात पक्की है कि इसी जगह पर एबीजी सीमेंट लिमिटेड की जो अहमदाबाद जोन की ऑफिस जो थी वो हुआ करती थी और फिलहाल ये ऑफिस बंद है। शिवानी मिश्रा पहुंची ऋषि अग्रवाल के घर। ABG shipyard bank fraud which has taken place. न तो मैं उस अकाउंट के बारे में ना कुछ याद है न पता है। Actually sir, you were the chairperson ना उस वक्त पर, इसलिए बस chairperson तो पर नहीं आया होगा बोर्ड में, कोई प्रपोजल आया या नहीं आया। मेरे पास 5000 प्रपोजल आते हैं। राधिका का सुशील अग्रवाल की बेटी कंचन से फेस ऑफ। When was he the director, from which date to which date? Somewhere in 2015, after the loans were given, he was not involved when the loans were sanctioned and all. Okay, so in 2015, for how long was he the director? Not more than a year. Okay, so for less than a year he was the director. सबसे बड़ा बैंक घोटाला, सबसे बड़ी पड़ताल। और इससे पहले कि आपको हम यह बताएं कि इस बैंक घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं, आपको यह बताएं कि इस बैंक घोटाले की नींव कब पड़ी और आपको यह बताएं कि कौन कौन लोग चेहरे सामने आ चुके हैं। उससे पहले बताते हैं कि इस घोटाले में किस किस की कितनी कितनी देनदारी है। आईसीआईसीआई बैंक पर 7089 करोड़ की उधारी है। आईसीआईसीआई बैंक की एबीजी शिपयार्ड पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2925 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं इसी बैंक घोटाले में। आईडीबीआई बैंक की बात कीजिए 3,639 करोड़ रुपए एबीजी शिपयार्ड के पास हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कीजिए 1,614 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के एबीजी शिपयार्ड पर। पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ रुपए एबीजी शिपयार्ड पर। एक्सिम बैंक के 1,327 करोड़ रुपए एबीजी शिपयार्ड पर। उसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक के आप देखिए 1,244 करोड़ रुपए एबीजी शिपयार्ड पर। यह महज बानगी है क्योंकि कुल 28 ऐसे बैंक हैं जो कि इस चपेट में आए हैं, जो कि इस घोटाले का शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं एक एक तय इस पूरे घोटाले की। करीब 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला। विजय माल्या का बैंक घोटाला 9,900 करोड़ रुपए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का बैंक घोटाला करीब 14,000 करोड़ रुपए। और अकेले ही एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी ने 28 बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस में देश की सेंट्रल एजेंसियां एक्शन में हैं। घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की तैयारी तेज हो चुकी है। एबीजी शिपयार्ड घोटाले में ईडी और सीबीआई जल्द ही ऋषि अग्रवाल समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ समन जारी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी ईडी पर है, यानी अब सीबीआई के बाद दूसरी सेंट्रल एजेंसी ईडी भी घोटाले की परतें उजागर करने का काम करेगी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सीबीआई ने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई और ईडी के साथ साथ टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता अमित राजपूत ने अहमदाबाद में एबीजी सीमेंट के दफ्तर को खोज निकाला। एबीजी सीमेंट की ऑफिस जो है वो टाइम्स नाउ की न्यूज टीम ने अहमदाबाद में खोज निकाली है। अहमदाबाद के एसडी हाईवे पे आए हुए इसी देव आर्क मॉल में शॉप नंबर 212 में एबीजी सीमेंट्स जिसके मालिक ऋषि अग्रवाल हुआ करते थे, उसकी अहमदाबाद की जो ऑफिस है वो यही ठिकाना है। इस ऑफिस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमदाबाद महानगर पालिका ने सील लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑफिस थी इसमें ओनर का नाम कुछ और लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि एबीजी सीमेंट्स ने जो एड्रेस दर्शाया था अहमदाबाद की ऑफिस का, वो ऑफिस भी रेंट पे थी और ये ऑफिस भी जो अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको बाकी होने की वजह से प्रॉपर्टी सील की गई है। लेकिन एक बात पक्की है कि इसी जगह पर एबीजी सीमेंट लिमिटेड की जो अहमदाबाद जोन की ऑफिस जो थी वो हुआ करती थी और फिलहाल ये ऑफिस बंद है।
कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज सीबीआई और ईडी को एबीजी शिपयार्ड से जुड़े लोगों की तलाश है। वो इसलिए क्योंकि एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों से करीब 23,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये पैसा कैसे डूबा, पहले ये समझिए। एबीजी ने अलग अलग बैंकों से लोन लिया। लोन की रकम को कहीं और खर्च किया गया। लोन की रकम से विदेशों में निवेश किया गया। विदेशों में संपत्ति खरीदी गई। देनदारों को भुगतान किया गया। लोन की रकम को ग्रुप की कंपनी में लगा दिया गया। लोन की रकम को ट्रांसफर करने के लिए 98 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। एबीजी को जो रकम मास्टर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट के लिए दी गई थी, उसे दूसरी कंपनी में निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया। एबीजी शिपयार्ड ने सबसे ज्यादा नुकसान आईसीआईसीआई बैंक को पहुंचाया, 7,089 करोड़ रुपए का। इसलिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर शिवानी मिश्रा ने आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट कॉमर्स हेड कौशिक दत्ता से फोन पर बात की। One of the bank has actually issued a statement on Sunday. So you can talk to them. We have already spoken to them, sir. So we just wanted to check with the other banks as well. And since yours was the biggest one, that's why. Since SBI has also issued a. I respect that, and I appreciate the pain you are taking to reach out to us. At this point in time, I have got nothing to share with you, ma'am. Since you have taken this initiative, I cannot manufacture anything for you. Okay. If there is anything, we'll definitely let you. Okay, sir. इस पूरे घोटाले पर सबसे पहले आवाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उठाई। इसलिए शिवानी ने 2017 से 2020 तक स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे रजनीश कुमार से फोन पर बात की। Sir, I just wanted to get a statement or any kind of information from you regarding the ABG Shipyard bank fraud which has taken place. उसे ना तो मैं उस अकाउंट के बारे में ना कुछ याद है ना पता है। Actually, sir, you were the chairperson ना उस वक्त पर, इसलिए बस। चेयरपर्सन तो पर नहीं आया होगा बोर्ड में, कोई प्रपोजल आया या नहीं आया। मेरे पास 5,000 प्रपोजल आते हैं। अच्छा। तो स्टेट बैंक के लिए और मेरे ख्याल से ये एसोसिएट बैंक्स का था, एसबीआई का तो कुछ कम ही था। कंसोलिडेट तो आपको जो करंट मैनेजमेंट है ना, जी जी, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। जी सर, करंट मैनेजमेंट ने एक्चुअली एक प्रेस रिलीज इशू की है, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी में एक्सप्लेनेशन करिए। बिल्कुल। आई डोंट रिमेंबर इवन अ सिंगल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। जांच का काम सीबीआई और ईडी के हाथ में है, लिहाजा बैंकों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। जल्द ही एबीजी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल को समन जाने वाला है। इसलिए शिवानी मिश्रा ऋषि अग्रवाल के घर पहुंच गई। कैमरे पर बात करने को कोई तैयार नहीं हुआ। टाइम्स नाउ भारत की एक और रिपोर्टर राधिका एबीजे शिपयार्ड के कई डायरेक्टर्स में से एक सुशील कुमार अग्रवाल के घर पहुंची। सुशील अग्रवाल नहीं मिले, उनकी बेटी कंचन अग्रवाल मिली, लेकिन दरवाजे के पीछे से। Is it Mr. Sushil Kumar Agarwal's residence? Is Mr. Agarwal there? No, he's at hospital. His sister is admitted. Oh, okay, he's in the hospital. Yeah. So this is with respect to the shipyard case. Okay. So I just wanted to, get his version. I'm from the media. I'm from Times Now. So about the entire ABG shipyard scam, I wanted to speak to him. I don't think he would be. He is not commenting anything on that. Okay, but he's the director, right? He's the independent director. Okay. Yeah, he resigned. Okay. Yeah. So he's resigned. When did he resign? Recent? I'm not aware. Yeah, it was for a small time and he had resigned. Because his name is also in the... Yeah, his name is included. We had a CBI inquiry here, but it was like all clean reports the CBI has given to us. Okay. And signed and they... When was he the director, from which date to which date? Somewhere in 2015, after the loans were given. He was not involved when the loans were sanctioned and all. Okay, so in 2015, for how long was he the director? Not more than a year. Okay, so for less than a year he was the director? Yeah. And he was not part of the loan sanctioning, you're saying? No. Okay. No, not at all. Anything else that you'd like to say on... I don't think he's not in himself not having any details on what happened, what did not happen. Like since he was not involved in the process, he is a professional. He got a professional opportunity to become a director. He took it. It came his way. सुशील अग्रवाल की बेटी कंचन अग्रवाल का कहना है कि उनके पिता ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी छोड़ दी थी और देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले से उनके पिता सुशील कुमार अग्रवाल का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल करीब 23,000 करोड़ रुपए के एबीजे शिपयार्ड घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी के हाथ में है। सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
मुंबई से राधिका, शिवानी और अरुणिल के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नवभारत, अहमदाबाद। और इस वक्त हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, बताइए जरा कि अब तक की तहकीकात में क्या क्या चीजें सामने आई, और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रहे रजनीश कुमार से भी आपने बात की, क्या कह रहा है उनका इस मामले को लेकर? फिलहाल ये बात जरूर साफ हो चुकी है सीबीआई द्वारा भी। जी जी देखिए, ये बात जरूर साफ हो चुकी है सीबीआई द्वारा भी कि जितने भी अक्यूज इस पूरे मैटर में हैं वो मुंबई में स्थित हैं। इनफैक्ट ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने सवाल जवाब भी कर लिए हैं, जो कि 22,842 करोड़ का फ्रॉड है। उसमें ऋषि अग्रवाल जो हैं वो एबीजी शिपयार्ड कंपनी के चेयरपर्सन हैं, मुख्य आरोपी, पहले अक्यूज्ड हैं इस पूरे मैटर में। वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए उन्होंने सामने आए, समन्स का जवाब दिया, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला पूरा हुआ। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अपने ऑफिशियल एड्रेस पर एक भी अक्यूज। शिवानी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर ये कि इसी मामले में, एबीजी बैंक घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि ऋषि अग्रवाल को सीबीआई दोबारा बुला सकती है पूछताछ के लिए। ऋषि कमलेश अग्रवाल से सीबीआई ने पूछताछ की है, एक दौर की पूछताछ हो चुकी है और जल्दी ही ऋषि अग्रवाल को दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एबीजी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है ऋषि अग्रवाल। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार बनी हुई। शिवानी, बताइए जरा कि ऋषि से सीबीआई की पूछताछ के बारे में क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, फिलहाल ऋषि अग्रवाल से जो जांच हुई है उसमें सीधे सीधे तौर पर उनसे डॉक्यूमेंट्स कुछ मंगाए गए हैं, सारे प्रोसीडिंग्स को लेकर, सारे फंड्स को लेकर, सारे लोन्स को लेकर कि किन किन बैंकों से कौन कौन से पीरियड पर फंड्स लिए गए थे, किन वजहों से मांगे गए थे, उसको कहां कहां इस्तेमाल किया गया, ये सारे सवाल जवाब हुए। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंटली ये बात आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का एंगल ये भी था कि ऋषि अग्रवाल के साथ कितने डायरेक्टर्स फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि अक्यूज प्राइमरी तौर पर महज 4 से 5 लोग बताए गए, लेकिन जो डायरेक्टर्स की लिस्ट है वो काफी लंबी है। हर एक डायरेक्टर एक कंपनी यानी कि एबीजी शिपयार्ड से भी कई अन्य कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उन कई अन्य कंपनीज में डायरेक्टर्स है। तो इस पूरे फ्रॉड के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेटेड हैं, कितने लोग इंक्लूडेड है, 28 बैंकों के अलावा क्या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसे लिए गए या नहीं लिए गए, पूरी जो टाइमलाइन थी इस पूरे फ्रॉड की, या कह सकते हैं बैंक के फंड्स को जमा करने की, उन सारी चीजों पर सवाल जवाब सीबीआई द्वारा हुए। हालांकि इनके ऑफिशियल एड्रेस पर भी 7.5 घंटे लगातार सीबीआई थी, जहां पर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले जिन्हें सीज किया गया था। और इसके अलावा जब ऋषि अग्रवाल पहुंचे तो पूरी सीक्वेंसिंग उनके साथ पूछी गई। हालांकि एक दिन में जवाब सवालों का जो सिलसिला है वो पूरा नहीं हुआ। ऋषि अग्रवाल से कई सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे गए हैं, साथ ही साथ कंपनी के जो और भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए जाएंगे, और जो अन्य डायरेक्टर्स हैं इस पूरी कंपनी में, इन्वेस्टर्स हैं, उसकी भी डिटेल्स उनसे ली जाएगी। तो शुक्रिया शिवानी आपका तो जुड़ने के लिए, और इसकी पूरी जानकारी एक एक परत दर परत खोल करके अपने दर्शकों को दिखलाते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटना।